हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है दिसंबर 2018 सीटेट पेपर 1 जो है ईवीएस का देख लेते हैं। ठीक है ना। तो इसमें पहला है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो आपसे पूछ रहा है किसकी स्थिति, आपको बिहार की स्थिति पूछ रहा है कि बिहार आपको कहाँ पड़ेगा। तो आपको पता है कि ये जो है मैप जो होती है वो पूरे ऐसे करके और ऐसे करके पूरे ऐसे मान लीजिए ऐसे बनी हुई होती है। मैप का चित्र नहीं बन रहा है सही से, छोटा जगह में, लेकिन ऐसे होता है। तो आपको पता है कि ये यहाँ बिहार होता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको बिहार होता है और इसके नीचे में आपको देखिएगा कि उड़ीसा यहाँ पे होती है। ठीक है ना, और इसके ऊपर में आप देखिएगा कि जो है बिहार के जो है ऊपर में आपको देखिएगा कि जो आपको जो है यूपी आपको उसके बगल में, इधर आपको यूपी उसके बगल में दिखेगा। ठीक है ना, और साथ में आपको जो है इधर आपको वेस्ट बंगाल दिखेगा। ठीक है ना, ऐसे आपको दिखेगा। तो इसमें पूछ रहा है इसका जो है आंसर जो होगा वो होगा कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में जो है ये इसका जो है आंसर जो है थर्ड होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि ये ऐसे करके ऐसे जाती है आंसर। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो होता है उत्तर, यहाँ पे दक्षिण, यहाँ पे पूर्व और यहाँ पे पश्चिम। तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, ये उत्तर से आप गिनिएगा तो ये आता है उत्तर और पूर्व। ठीक है ना, इधर से आप देखिएगा तो ये आता है दक्षिण पूर्व। ठीक है ना, और इधर से आप देखिएगा तो ये होता है दक्षिण जो है पश्चिम, और इधर से आप देखिएगा तो ये होता है उत्तर पश्चिम। ठीक है ना, ये इसी तरह से लिखा जाता है। तो इसकी स्थिति क्या होगी, इसकी स्थिति, इसका आंसर जो है थर्ड होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की प्रक्रिया जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। मतलब इसमें वाष्पीकरण मतलब आपको समझ रहे होंगे कि पानी का जो है वाष्प में बदल जाना यानी भाप में बदल जाना। तो सबसे अधिक जो है किस में होगा, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में अगर वृद्धि हो जाएगी तो ये नहीं हो सकता। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। अगर सतह क्षेत्र को बढ़ा दीजिएगा तापमान घटेगा तो नहीं, सतह क्षेत्र घटता है तापमान बढ़ता है। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में ही क्या होती है, अगर कमी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है वाष्पीकरण की प्रक्रिया आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि धीमी किससे होगी ये बताइए। ठीक है ना, धीमी मतलब कम होगा। तो आपको पता है, मान लीजिए एक कपड़ा है। ठीक है ना, और वो कपड़ा को अगर आपने सिकोड़ दिया, जैसे कपड़ा मान लीजिए आप ऐसे करके फैलाए हुए हैं और कपड़ा को आपने क्या किया, ऐसे कर दिया। जैसे घर में आप देखते होंगे कि कपड़ा को अगर जो है उसको खाली जो है इसको निचोड़ कर अगर एक जो है बाथरूम में ही रख दिया जाए तो जो है वो देखिएगा कि वो उसमें वो सूखेगा नहीं। इसीलिए क्या किया जाता है, उसे फैलाया जाता है। तो मतलब उसको सतह क्षेत्र को जो है क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। और चूंकि देखिएगा गर्मी में जो है कपड़ा क्या होता है, जल्दी जो है सूख जाता है, लेकिन ठंड में कपड़ा देर से सूखती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सतह क्षेत्र को आप जो है कम कर देंगे और तापमान में भी कमी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो है वो हो जाएगा वाष्पीकरण की क्रिया। क्योंकि जो है कपड़ा को जब आप पसारते हैं, क्षेत्र को बढ़ाते हैं, तभी जाके यहाँ से जितनी भी पानी यहाँ रहता है वो सारा पानी क्या करता है, भाप बन के जो है उड़ने लगता है। तो इसका आंसर जो है चौथा होगा। आगे हम लोग जब बढ़ जाते हैं, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है। मतलब आपको जो है क्या होता है, स्थान को किसी चित्र कौशल के द्वारा आप समझते होंगे। आपने मैप अगर देखा होगा, ठीक है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो है आपको देखे होंगे कि आपको तीर का निशान दिखाया जाता है। ठीक है ना, जब इस तरह से आप देखते हैं, ठीक है ना, फिर आपको दूरी के लिए भी एक अलग सा जो है चित्र बना के दिखाया जाता है। फिर स्थान भी आपको अलग से एक चित्र के जो है रूप में आपको दिखाया जाता है। इसलिए जो है क्या होगा, इसका आंसर जो है सेकंड होगा। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या या फ्रेम के प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की गई थी। तो इसकी जो सबसे पहले जो सिफारिश की गई थी वो की गई थी NCF जो है 1975 में। ठीक है ना, इसका जो है आंसर चौथा होगा। जो है कि जो है 75 में सबसे पहले की गई थी, बाद में इसमें जो है संशोधन करके 2000 आया, फिर 2005 करके इस तरह से बढ़ता गया। फिर भारत में किस क्षेत्र में स्थानीय खेती करने का जो है रिवाज है, तो ये मुख्यतः आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखेगा। ठीक है ना, मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आप देखिएगा जो है वहाँ पे स्थानांतरित खेती, मतलब क्या होता है, झूम की खेती भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, स्थानांतरित खेती का एक दूसरा नाम आपको झूम की खेती मिलेगा, वो जो है ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में की जाती है। सभी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बांध के लिए पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, आप यहाँ याद रखिएगा। यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, क्या होगा, तो बांध जो है टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है ना, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है। ठीक है ना, जल विद्युत सुविधाओं से जो है बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। आगे है कि जो है बांध स्वदेशी लोगों को अपनी जो है अपनी नदी की जीवन रेखा से अलग करता है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा जो है पहला,
क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि नहीं होता है, तो इसमें बांध जो है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये जो है सही नहीं है, क्योंकि बांध से बहुत सारा आप देखिएगा कि जो है विकास में, इसीलिए बहुत सारा जो है बांध का जो है नर्मदा नदी बचाव के लिए बहुत सारी जो है जो NGO से जुड़े हुए कार्यक्रम जो थे वो जो है उनका जो है विरोध किया जा रहा था। तो इसका जो है पहला आंसर होगा, बाकी बात सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है? तो ये सभी ग्रीन हाउस गैस आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, सब ये जो है ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? ठीक है ना, जो है मतलब कि आपको जो है पूछ रहा है कि जो है ऐसा क्यों होता है कि ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं, मतलब कि जो रेगिस्तान होता है जैसे ठंडा लद्दाख वगैरह हो गया। ठीक है ना, मेनली आपको जो भारत का जो स्थिति आप इस तरह देखिएगा तो लद्दाख ऊपर में है, तो यहाँ पे इसी को कहते हैं, लद्दाख का एरिया को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो वहाँ पे पूछ रहा है कि वहाँ पे जो है मानसून को क्यों नहीं प्रभावित किया जाता है। तो आप देखिएगा वहाँ पे जो है क्या होती है ना, एक वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ जाती है। वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब क्या हुआ, जैसे कोई चीज़, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पहाड़ पर्वत है, ठीक है ना, कोई पहाड़ पर्वत है, और उसके बाद का जो स्थान है ना, क्या होता है, जैसे बारिश अगर यहाँ से आती है तो ये बारिश क्या होती है ना, बारिश यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये जो पहाड़ या पर्वत हुआ ना, ये क्या होता है, इसको इससे छोड़ देता है। ठीक है ना, इसको क्या होता है, रोक लेता है। मतलब जैसे बारिश हो, जैसे मान लीजिए आपको एक सीधे चीज़ से, जैसे मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है ना, अब समुद्र से मान लीजिए यहाँ पे से जो है हवाएं चली और जो है आर्द्रता उसको मिलती चली गई, तो यहाँ पे उसको बारिश करना है। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए एक जो है आपको जो है मान लीजिए एक दिख गया, यहाँ पे एक बहुत सारा बड़ा जो है पहाड़ या पर्वत आपको दिख गया, तो क्या होता है, पानी यहाँ से जाती है और यहीं पर टकरा के क्या होती है, ये पे सारा ऐसे ऐसे करके यहीं पे बारिश ऐसे ऐसे हो जाती है, इस जगह पे नहीं आती। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सूखा क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, सूखा क्षेत्र बन जाता है। तो सेम चीज़ यहीं पे, सेम चीज़ जो है आप पर्वतमाला को भी देखेंगे ना, तो जैसे कि वो सूखा, इसको यहाँ पे जो है ठंडा रेगिस्तान क्यों कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान इसलिए क्योंकि बर्फ़ वगैरह का होती है, इसलिए वहाँ पे ठंडा रेगिस्तान है। तो यहाँ भी क्या है, ये सारा ऐसे ऐसे हिमालय है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे हिमालय यहाँ बनी हुई है। तो ये क्या होता है, यहाँ से जब कोई भी बारिश जैसे आर्द्रता वगैरह आएगी तो क्या होगी, ये इससे टकरा जाएगी, टकरा के ये वापस चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक जो है ठंडे, क्योंकि यहाँ पे वृष्टि नहीं हो रही, हो पा रही, यहाँ पे क्या हो रहा है, वृष्टि छाया क्षेत्र बन जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका सेकंड आंसर हुआ कि इसका जो है ये ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में होती है, इसलिए जो है इसका आंसर थर्ड होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ताजमहल के पीले पड़ने का कारण आपको पता है, ये बहुत जगह आपको मिल जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है क्या होता है, ताजमहल का जो है रंग पीला होता चला जा रहा है। ये आपको बहुत जगह में। काकतीय किला जो है जो है गोलकोंडा जो है किला किसने बनाया था, तो ये आपको काकतीय राजवंश ने बनाया था। ये आप जो है क्लास 5 का NCERT को पढ़ लीजिएगा, उसमें ये दिया हुआ है प्रॉपर। काकतीय राजवंश तो नहीं दिया गया है, लेकिन गोलकोंडा किला के बारे में उसमें जो है इमारतें बोलती है वाला में आपको मिल जाएगा। ये आपको थोड़ा उसमें पूछा जाता है कोई क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को आप जो है रिसर्च करके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर 15 जो है, फिर पूछ रहा है कि 15 जो है ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का आपको इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपको मेनली बोल रहा है कि द्रव्यमान आपको निकालना है कि द्रव्यमान कितना होता है। तो जैसा कि आपको फॉर्मूला अगर पता होगा तो आप बहुत आसानी से इसको निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर, ठीक है ना, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, ये आयतन हुआ, ये घनत्व का जो है फॉर्मूला होता है। तो इसमें आपको द्रव्यमान पूछा है, तो यहाँ पे जो है आप देखिए घनत्व कितना दिया हुआ है, तो जो है 15 ग्राम मिलीलीटर। यहाँ पे घनत्व आप जो है 15 किलोमीटर घनत्व आपको जो है 15, ठीक है ना। तो ये घनत्व आप यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद से आपको बोल रहा है, और 3 मिलीलीटर क्या है, आयतन है। तो द्रव्यमान नहीं दिया है, तो इसको आपको यहाँ पे चूंकि द्रव्यमान ही निकालना है तो आप x मान लीजिए और 3 कर लीजिए। फिर इसको जो है क्रॉस मल्टीपल से इसको गुना कर लीजिए, ठीक है ना। तो x को आप ऐसे ही x ला लीजिए, ठीक है ना, और इसको जो है 15 × 3 कर लीजिए। तो 15 तिया कितना होता है, 45 होता है। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 45। शॉर्ट स्क्रीन लेना हो तो ले लीजिएगा, ठीक है ना, आपको बाद में याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है, ठीक है ना। अदिश मतलब क्या होता है, अदिश मतलब होता है जिसकी कोई दिशा नहीं हो। यहाँ पे आपको लिखा हुआ ही अदिश,
अदिश, ठीक है ना। तो जिसकी कोई दिशा नहीं होती है तो वो क्या होता है, वो अदिश होती है, और जिसका दिशा होता है वो जो है सदिश होता है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखिएगा क्या होता है, यहाँ आपको जो है द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान वाला कोई भी लिक्विड होता है, ठीक है ना। तो लिक्विड मतलब क्या हुआ कि उसका जो है कोई दिशा नहीं आपको दिख सकता है। समझने के प्रयास करिएगा तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ पाइएगा, ठीक है ना। अब जैसे संवेग होता है, संवेग वेग, जैसे किसी कोई चल, वेग मतलब क्या होता है, संवेग मतलब होता है जो है कोई चीज़ का वेग। वेग में क्या हुआ था, वेग में होता है कि एक निश्चित समय में चली गई जो है वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है ना। तो वो वेग होता है, मतलब कि कोई ना कोई उसकी जरूर वेग की दिशा जरूर होगी। भार का भी कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको आप जो है किसी न किसी दिशा में धकेलेंगे तो उसमें क्या होती है, उसमें दिशा जरूर होती है। गुरुत्वाकर्षण का भी अपना एक दिशा है, वो खींचती है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, द्रव्यमान का कोई दिशा नहीं होता है। तो इसका जो है आंसर क्या होगा, इसका पहला आंसर होगा, ठीक है ना। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती, तो आपको पता ही है जिसमें से कोई प्रकाश नहीं जा पाता है उसे क्या कहते हैं, उसे अपारदर्शी कहते हैं, मतलब उसमें से कोई भी प्रकाश नहीं जा सकती है, ठीक है ना। पारभासी मतलब होता है जो हल्का हल्का धुंधला, जैसे आप किसी शीशा में से जब उधर देखिएगा तो आपको अगले तो आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा, तो उसे पारभासी कहते हो। और पारदर्शी आपको पता ही है कि पारदर्शी जो है आपको जो है जो पूरा दिखाई दे जाए उसको पारदर्शी कहते हैं। और उत्तल और अवतल लेंस अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा, ठीक है ना, कि लेंस होती है, ठीक है ना, जो आपके मिरर में जो आपके जो है इसमें गाड़ी में लिखा हो, गाड़ी में जो आप मिरर देखते हैं लगी हुई होती है, वो क्या होती है, वो उत्तल ही होती है, जिसमें जो है दूर की वस्तु आपको बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देता है, वो उत्तल जो है आपको जो है उत्तल, इसमें उत्तल से भी दिया है तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण होता है। तो इसमें कौन सा उत्तल को बता रहा है वो नहीं पता है, ठीक है ना। आगे हम लोग बैठते हैं, किसी भी इसमें जो है एक क्वेश्चन दिया गया है, हालांकि जो है सीटेट के पेपर में जो है सीटेट जब आंसर किया आया था तो उसमें इसको जो है इस क्वेश्चन को सभी को इक्वल जो है महत्व दिया गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपको देखिएगा तो ये क्वेश्चन ही आपको जो है गलत था, इसीलिए इसको जो है नहीं माना गया था। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि इसे आप अगर निकालना चाहेंगे तो ये कैसे निकलती है, इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि बोला पृथ्वी का भार, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा, ठीक है ना, जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg होगा। इसका जो है कोई भी आंसर जो है सीटेट के द्वारा तो नहीं दिया गया था, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ भार जब भी आएगा ना तो भार का जो है अगर मान लीजिए इसका भी क्वेश्चन पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए कि भार बराबर होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण त्वरण। इसी फॉर्मूला पे आप बैठाएंगे तो आपको हो जाएगा, क्योंकि बोला पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका जो है द्रव्यमान जो है चंद्रमा की सतह पर 10 kg हो। तो आप अगर भार देखेंगे तो भार तो आपको भार ही पूछ रहा है, तो आपको द्रव्यमान यहाँ पे दिया हुआ है 10 kg है, और इसको आपको यहाँ पे 9 पॉइंट आपको पता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितनी होती है, तो 9.8 होती है। तो अगर आप इसको गुना करेंगे तो आपको जो है ये 98 आ जाएगा, जो कि किसी भी आंसर में नहीं था, इसीलिए क्या किया गया था, इस आंसर को ही नहीं माना गया था, ठीक है ना। तो इसका कोई भी आंसर जो है नहीं होगा। एक विलय का भी जो है विघटन दर किस पे निर्भर करता है, तो वो सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है, ठीक है ना। इसका आंसर तीसरा होगा। आपने विलयन ये सब अगर पढ़ा हुआ होगा तो आप इसको जो है समझ पाएंगे। वैसे जो है अगर 5 तक के क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनाया जा रहा था, लेकिन फिर भी पूछ दिया गया है तो आपको ये पता होना चाहिए। सुषमा चाहती है कि उसके जो है छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, निम्नलिखित में कौन सी ऐसे सबसे महत्वपूर्ण जो है रणनीति होगा, मतलब कि क्या वो ऐसा करेगी जिससे कि जो है बच्चों में जो है संवेदनशील पेड़ों के प्रति हो जाए। तो कक्षा में बहस आयोजित कराया जाए, समूह चर्चा, पोस्टर बनवाया जाए, बच्चों को एक पौधे जो है पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद की। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। अगर आपने जो है 3 से 5 तक का बुक को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप पेडागोजी का क्वेश्चन भी उसी को आधार बनाते हुए कर लेंगे, क्योंकि उसमें बार बार कहा गया है कि बच्चों को जो है ऑब्जर्व करने के लिए कोई किसी बात को कहिए, ठीक है ना। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिससे उनके पड़ोसी के लोग पीड़ित हैं। पाठ्यक्रम में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, मतलब आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें रिलेवेंट नहीं है, आपको ये बताना है। मतलब एक पड़ोस है, पड़ोस में जो है बीमारी कोई फैल गया, आप उसका सर्वेक्षण के लिए पाठ्यपुस्तक में नहीं कहा गया है, लेकिन आपको उसका सर्वेक्षण करने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या होगा, इससे समुदाय के साथ बातचीत करने का उसे अवसर मिलेगा।
जाहिर सा बात है इसमें बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगा, ये भी होगा। इससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और साथ में काम करने की समझ में, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगा जिससे वे पीड़ित है। तो इसका चौथा आंसर होगा, क्योंकि इसमें बोला है नहीं पूछा है आपसे, क्योंकि समुदाय को उससे बीमारियों को अगर बातचीत करने बच्चे जाएंगे तो बच्चों को भले समझ में आएगी कि हाँ क्या प्रॉब्लम है कैसे है, लेकिन समुदाय को बीमारियों के बारे में जो है मदद मिलेगी समझने में, ऐसा तो उसमें नहीं हो सकता है। तो आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे तथा उन्हें अब कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उसकी मौजूदा समझ का आकलन किया, समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा था? मतलब संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। संज्ञानात्मक मतलब आपको पता है बौद्धिक है, अनुभवात्मक अधिगम या अन्वेषण। मतलब इसमें सबसे मानवतावादी तो हो ही नहीं सकता, इसमें सबसे एप्रोप्रिएट होगा खोजने की दृष्टि। अन्वेषण मतलब क्या होता है? खोज की दृष्टि, किसी चीज़ को खोज करना। बहुत सारा सोर्सेस अपनाया गया है, इसका मतलब इसमें खोज किया जा रहा है। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। क्यों? क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर जो है आपको प्रदान करता है, ठीक है ना। और उसके बाद से यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। चौथा है कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के जो है स्वीकार कर सकते हैं। तो इसका जो है आपको जो है इसका सबसे जो है एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा लगेगा? तो आप देखिएगा तो इसका तीसरा सबसे आपको एप्रोप्रिएट आंसर लगेगा। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर जो है क्या करता है? आपको प्रदान करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का क्या तात्पर्य है? ठीक है ना। तो मतलब बाहर से आप जोड़ रहे हैं तो इसका क्या मतलब हो सकता है? पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना, ठीक है ना। और वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना, ठीक है ना। जो है उसके बाद से जो है पूर्ण जो है विद्यालय दृष्टिकोण, पाठ्य चर्चा से बाहर जाना, ठीक है ना। इसका मतलब अगर आप बाहर जाके कोई चीज़ सीख रहे हैं या कोई चीज़ कर रहे हैं तो इसका कौन सा आंसर होगा? इसका पहला आंसर होगा कि पाठ्य पुस्तक से आप क्या हो रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना। पाठ्य पुस्तक से आप बाहर जाके भी जो है चीज़ को आप सीख रहे हैं। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी और उनके रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा जो है गलत दी गई है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो इसमें जो है क्या होगा? इसका तीसरा आंसर होगा शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण क्या है? समावेशी नहीं है। मतलब कि उसका दृष्टि क्या है? इंक्लूसिव नहीं है। सबको साथ लेकर बात नहीं की जा रही है कि सबको साथ लेकर कैसे चला जाता है, ये बात नहीं किया जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? ठीक है ना। तो जो चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्याम पट सब होगा इसका उपयुक्त सभी, ठीक है ना। कौन सा होता है? तो इसका सभी जो है स्कूल में कराए जाते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग आते हैं तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकती है यदि वह हो एकीकृत, समावेशी, विषयगत, उपयुक्त सभी अगर होंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा? वो समावेशी की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है और संवेदनशील बनाना है कि वह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अवसर जो है उन्हें नहीं देखते हैं कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है कि पशुपालन आजीविका का एक अच्छा स्रोत है। तो इसका आंसर 3 होगा, ठीक है ना। 3 होगा। सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने के पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। चूँकि आपने इसमें जब 5वां जो है अध्याय 5 में ये सपेरा से संबंधित एक जो है आपको है, तो उसमें जो है क्या होता है, जब कानून जो है सरकार के द्वारा उसे बैंड कर दिया जाता है जो है जानवरों को पालना, तो क्या होता है वो जो है बीन बाजा जो है जो बीन बजाते थे
उस बीन का उपयोग क्या करते हैं वो लोग शादी ब्याह में जो इसका उपयोग करने लगते हैं। इसलिए उसका कहा गया है कि जो है सांप जो है, और वो क्या उसमें बताया गया था कि सांप एक दूसरे से, वो मालिक और सांप जो है एक दूसरे के दोस्त होते हैं, न कि उन्हें कोई नुकसान पर, जिस जो उनके आजीविका का साधन है कोई उसको आप जो है क्यों नुकसान पहुंचाएगा। इसमें मोनली यही बताने की कोशिश की गई थी। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए जो है कौन सा प्रासंगिक है, ठीक है ना। मिड डे मील के लिए पूछ रहा है कौन सा आप एक चीज़ याद रखिए, प्रासंगिक मतलब होता है क्या, प्रासंगिक शब्द यूज किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो प्रासंगिक मतलब आप ये जान लीजिए, प्रासंगिक मतलब होता है क्या आज वर्तमान समय भी जो है उसकी जो है महत्व है। जैसे अगर मान लीजिए आप जैसे कोई चीज़ बहुत पहले काम किया गया, जैसे गांधी जी के बारे में आपने कोई चीज़ पढ़ा, ठीक है ना। भगत सिंह के बारे में आपने, भगत सिंह ने क्या क्या काम करके गए, गांधी जी क्या क्या काम करके, सुभाष चंद्र क्या क्या करे, उसे आज भी आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उसी शब्द को कहा जाता है प्रासंगिक। मतलब आज कोई चीज़ घट चुकी है और उसका आप अगर वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, सोच रहे हैं, तो क्या यह जरूरी है, ठीक है ना। क्या इसका महत्व है। प्रासंगिक मतलब आप दूसरा शब्द में कह सकते हैं कि क्या इसका महत्व है, यही आप शब्द कहा जा रहा है। इसीलिए बार बार पूछ रहा है कि प्रासंगिक है। तो शिक्षक अधिगम के साथ इसका कोई लेन देन नहीं है, ठीक है ना। तो इसका नहीं होगा। यह ईवीएस जो है ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, ठीक है ना। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। यह शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही मूल्यवान समय बर्बाद करता है। तो इसका जो है ये एक अच्छा सीन है, क्योंकि अगर बच्चे मिड डे मील के बहुत सारे मिड डे मील के हिसाब से अगर मिड डे मील दिया जाता है तो बहुत सारे जो बहुत ही मतलब कि पिछड़े हुए एरिया से आते हैं, तो उन्हें भी इसमें जो है सहायता मिल जाता है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। बोझ के स्कूल बैग, कम वजन, ठीक है ना। ईवीएस पाठ्यक्रम में अध्यायों की कम संख्या, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत, या फिर ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इसका जो है अबोध, ठीक है ना, अबोध जो है का भार कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बोझ के बिना सीखना बोला गया है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अबोध मतलब अगर आप समझ रहे होंगे तो अबोध का मतलब है, बोध मतलब होता है जो है कॉम्प्रीहेंसिव, ठीक है ना। और अबोध मतलब होता है इनकॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब होता है बहुत व्यापक, और अबोध मतलब होता है जो व्यापक ना हो, ठीक है ना। जो है जो व्यापक नहीं हो, जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, उसके भार को कम करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। जो है क्योंकि बोझ के बिना सीखना मतलब क्या होता है, बोझ के बिना सीखना मतलब होता है कॉम्प्रीहेंसिव होना। मतलब आप जैसे कि आपने देखा होगा जो इतना बड़ा चीज़ आपको दे दिया जाता है, कि जो हिंदी आपने पेडागोजी में देखा होगा, इतना बड़ा आपको एक चीज़ दे दिया जाता है और उसी में से आंसर आपको चुनने के लिए कहा जाता है, तो उसे भी क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कॉम्प्रीहेंसिव। मतलब व्यापकता उसमें दे दिया गया है और आपको उसी में आंसर दिया गया है। तो यहाँ पे जो है अबोध मतलब कहा जा रहा है कि मतलब इनकॉम्प्रीहेंसिव जो है उसके भार को कम अगर कर दिया जाएगा तो वो बोझ के बिना सीखना हो जाएगा। फिर ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। लड़के लड़कियां अलग सीख सकते हैं। कम और उच्च प्रदर्शन वाले बच्चों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षा देना। सहयोग के मूल्य को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। छात्रों को जो है आसानी से प्रतिबंधित करना और जो है वर्क फील्ड को कम करना। तो ये आप देख ही सकते हैं, इसमें तीनों चीज़ बहुत बड़ा व्यापक रूप से सब कुछ मिश्रित कर दिया गया है। सहयोग के साथ जो है सीखने वाला बात कहा जाए, जहाँ भी आपको सहयोग के साथ कोई चीज़ सीखने की बात की जाती है वो आंसर जो है आपको ज़्यादा सटीक मिलेगा। बाला का आपको पूरा जो है ये बताना है, फुल फॉर्म बताना है। तो यहाँ पे है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, मतलब अधिगम सहायता के रूप पे बिल्डिंग। इसका जो है बी से बिल्डिंग, ए से एज और लर्निंग और एड, ठीक है ना। इसका जो है तीसरा आंसर होगा। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है, ठीक है ना। वैकल्पिक ढांचा मतलब क्या होता है, ठीक है ना। वैकल्पिक ढांचे का मतलब अल्टरनेटिव होता है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि विभिन्न भौतिक घटनाओं का पुस्तक स्पष्टीकरण विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिक द्वारा आयोजित विज्ञान सभी विचार को दृढ़ता से बच्चों पर अर्जित किए जाते हैं। तो इसका जो है क्या होगा, इसका जो है दूसरा आंसर होगा, क्योंकि जो है इसमें जो है आपको विचार को जो है अवधारणा से जो है जोड़ने की इसमें बात की जा रही है, ठीक है ना। आ जाते हैं हम लोग फिर उसके बाद से
लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपको जो है क्या है, तो महिला पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती है, यह एक जो है क्या है, यह एक जो है मिथक है। ये पूरा का पूरा जो है सीटेट का जो ऑफिशियल आंसर की था उसी के अनुसार ये कहा गया है। बहुत सारे बुक्स में आपको जो है रूढ़िवादी धारणाएं मिलेगी कि महिला पुरुषों के तुलना में अंतर को बताता है रूढ़िवादी धारणाएं, लेकिन जो सीटेट का आंसर था वो जो है क्या था, वो मिथक दिया गया था। तो आपको भी चूँकि आप जो है सीटेट का जो है ऑफिशियल आंसर की को ही मानेंगे तो उसमें जो है आपको मिथक ही आपको लगाना है। तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।